तो बड़ी चिंता अहम थी कि एक अहम महराज बात मलिक के लिए एक चिंता हो एक सकती एक एक अहम बात कहना चाहता हूं। देखें, एमएलए कोई आम आदमी नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर में गिने चुने लोग ही एमएलए होते हैं। उनको आजाद किया जाए, उस कैटेगरी में तो हर कोई आता है, चाहे कोई एमएलए हो ना हो। गुफ्तार का गाजी होना तो बड़ा आसान है। गुफ्तार का गाजी कहते हैं जबान से बहादुर होना। किरदार का गाजी होना बड़ा मुश्किल काम है, कि जमीन पे काम करके दिखाना। है। मजीद वानी अभी है क्या? क्या वो कैंडिडेट हैं? आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, महराज मलिक के सामने खड़े होंगे, या क्या है उर्फी मजीद वानी? क्योंकि उनके फादर साहब को तो सब जानते हैं कि वो मिनिस्टर रहे हैं, एक एमएलए हैं, लेकिन उर्फी मजीद वानी बनना चाहते हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस रही, उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है। आप सभी लोग पॉलिटिकल सिस्टम को बड़े अच्छे से समझते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के। और अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले उर्फी मजीद वानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज होते हैं रूरल एरियाज के, जिसमें आरबीए के ऊपर जो है वो बात करते हैं। और अभी रिसेंटली डीसी डोडा के साथ में जो है इनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग किस चीज को लेकर हुई है, क्या लोगों के लिए जो है डीसी के साथ में इन्होंने बातचीत की है? हमारे साथ में उर्फी मजीद वानी जी हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या उर्फी मजीद वानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर पॉलिटिकल अगर सिचुएशन आप देखें तो बिल्कुल साइलेंट है, कोई यहां पर ज्यादा बात नहीं करता, चीजें हम देख नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट हम देख नहीं रहे हैं, और सिर्फ यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ही सुनाई देती है। पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल शट डाउन टाइप जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एमएलए यहां के जेल चले गए, लेकिन उसके अलावा यहां पर पॉलिटिक्स है ही नहीं। लेकिन उर्फी मजीद वानी अब मैदान में उतरे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि उर्फी मजीद वानी अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम डोडा के, उसके बारे में बात भी करेंगे और उसको क्या चेंज भी कर पाएंगे। उर्फी साहब, बहुत बहुत स्वागत है टीएलआर न्यूज में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुलेंद्र भाई। क्या समझे अब उर्फी मजीद वानी जो है, आपने जैसे पहले भी कहा कि मैं मैदान में ही होता हूं, लेकिन मैदान में उर्फी मजीद वानी सुनाई नहीं देता, अब सुनाई देने लगा है। अब आप डीसी साहब के पास मीटिंग करने गए हो, क्या है? सुनाई देने का जो मामला है सुलिंदर जी, हर शख्स की अपनी अपनी फितरत है, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। कुछ लोगों को पसंद आता है कैमरे के सामने आके ज्यादा ड्रामा बाजी करने का। मेरे मिजाज में तो ये तमाशे करना है नहीं, और ना मैं कर सकता हूँ। जब कभी अपने हिसाब से जो लोगों के मामलात है उनको हम कोशिश करते हैं, और आज की बात नहीं है, और ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है हमारे लिए। एक लंबी हिस्ट्री है, लोग इसको जानते हैं। शायद जो कम उम्र के, बहुत कम उम्र के नौजवान होंगे, 20 साल 25 साल के, उनको शायद इसका इल्म ना हो ज्यादा। तो बाकी जो लोग हैं वो तो इससे बखूबी वाकिफ हैं कि सियासत से पहले भी हम वक्तन फवक्तन आवाम के लिए जो भी बनता था करते रहे। फिर खुद सियासत में आना हुआ और लोगों ने मौका दिया, और उस दौरान हमने 2002 से लेके 2014 तक लगभग लाखों की आबादी को, सैकड़ों गांवों को गाड़ियों से, सड़कों से जोड़ा। क्योंकि यहाँ कोई न सड़क थी किसी गांव को। तामीर के बहुत से काम किए। फिर 2014 के बाद से हमारे जो किए हुए काम थे, चाहे सड़कें थी हर गांव को, जो हमने तामीर की। डोडा में हमने मेडिकल कॉलेज लाया 2013 में, तहसीलें बनाई, ब्लॉक्स बनाए नए, सैकड़ों स्कूल्स, बहुत सी चीजें हैं, वो गिनाने में तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। तो 2014 में जब सरकार तब्दील हुई तो हमें उम्मीद थी कि अब नई सरकार जो है उनको, वो हमारे किए हुए कामों का रख रखाव करेंगी, उनको अच्छी हालात में रखेंगी, और जो सड़कें हमने बनाई उनको और बेहतर करेंगे, उनको और चौड़ा करेंगे और पक्का करेंगे, स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। तो ऐसा कुछ तो हमें देखने को मिला नहीं, और
अवाम ने भी इस चीज को ध्यान से देखा कि 2014 के बाद एक नई ईंट, एक नए पैसे का काम भी डोडा में नहीं हुआ। और फिर 2019 आया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। फिर 2024 में फिर से इलेक्शन हुआ, तो अब लगभग 1.5 साल होने को आया, ऑलमोस्ट 1.25 साल तो हो ही गया। नए नुमाइंदे चुने गए, नए एमएलएज चुने गए। तो अब जैसी बातें सुनने को आती थी, जैसे मुंह से जैसी जबान हम सुनते थे, तो मैं बड़ा खुश हो गया था कि यार अब जो नए एमएलए साहिबान चुने जाएंगे, या जो चुने गए जब, तो उनकी बातों से तो मैं इतना मुतासिर हो गया। मैंने सोचा यार इन्होंने तो हमारा बोझ जो है, सियासी बोझ, वो हल्का कर दिया। तो मैं बड़ा खुश था कि यार इतने दावे किए गए कि अब हम आसमान को जमीन पे उतार देंगे। तो मैं अब एक साल से मैं देख रहा था कि क्या क्या तब्दीली आएगी। जो खस्ता हालत 2014 के बाद हुई, उसको ठीक किया जाएगा। सड़कों को, स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी, गरीब लोगों की जिंदगी को और आसान बनाया जाएगा। जो हमने तामीर और तरक्की की थी, उसमें और तेजी, डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। क्योंकि बातों में तो डबल ट्रिपल स्पीड की ही बातें मैंने सुनी थी फेसबुक और जो भी ये बुक्स हैं। वैसे मैं तो फेसबुक अभी तक यूज नहीं करता, पर कभी किसी ने दिखाया सुनाया तो मैंने कहा भाई बड़ा जोश और जज्बा तो बड़ा जबरदस्त है, अल्फाज तो बड़े। पर अफसोस होता है मुझे अब देखकर, क्योंकि 1 साल कोई छोटा वक्फा नहीं होता है एक एमएलए को परफॉर्म करके दिखाने में। तो पता ये लगा कि ये गुफ्तार का गाजी होना तो बड़ा आसान है। गुफ्तार का गाजी कहते हैं जबान से बहादुर होने, किरदार का गाजी होना बड़ा मुश्किल काम है, कि जमीन पे काम करके दिखाना। ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो अब मैंने पिछले काफी अरसे में मैं फिर से अवाम के बीच तो हर वक्त होता ही हूं, पर मैंने एक जायजा लिया अवाम से। तो मैंने ये पाया कि पूरी अवाम का ये कहना है, अलग अलग पार्टियों से जो लोग जुड़े हैं, मैं नहीं सिर्फ अपने वोटर्स की बात नहीं करता, अलग अलग पार्टियों के वोटर्स और आम अवाम, आम पब्लिक से मुझे यही निचोड़ मिला कि लोग खुद को इस वक्त सियासी तौर पर अनाथ, लावारिस महसूस कर रहे हैं। ये वोटिंग, ये इलेक्शन है ही इसलिए कि लोग अपना नुमाइंदा चुने और फिर वो नुमाइंदा 24 घंटे उनके लिए काम करे, मौजूद रहे। पहले जहां ये जिंदा इंसानों का काम, जहां लोग अपने नुमाइंदे के पास जा सके, उससे मिल सके, उसके आमने सामने बैठकर अपनी मुश्किलात बता सके। और फिर उनको तो जेल कर दी ना, वो तो अंदर है। आप यहाँ के डोडा यहीं की 52 नुमाइंदे की बात करें, वो जेल तो अभी कुछ दिन ही हुए, महीना 2 महीना, 1 साल तो बाहर ही थे वो। अभी देखें, उस शख्स के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी अपना दिफा करने के लिए बाहर नहीं है, अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा अगर मैं कोई उसके बारे में। तैयार हैं कि वो बाहर आएंगे? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रोजाना। आपने देखा होगा वानी साहब तो इकलौते शख्स, इकलौते लीडर हैं जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर जा पहुंचे, राजभवन, लिखकर उनको वहां पे, और बोला आधा पौना घंटा समझाया कि उन्होंने सिर्फ एक शख्स की ही कोई बात करने वो नहीं गए थे, उन्होंने आम गरीब लोग जो सीरियस केसेस में कैद नहीं हैं, तो वानी साहब ने तो ये पूरी दुनिया को पता है, कहा कि एक तो पीएसए कानून को ही जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया जाए। दूसरा, जो गरीब लोग हैं जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं, जो खतरनाक किस्म के जुर्मों में इन्वॉल्व नहीं है, जराइम में, माफ करना मेरी उर्दू इतनी प्योर नहीं है, तो उनको आजाद किया जाए। उस कैटेगरी में तो हर कोई आता है, चाहे कोई एमएलए हो ना हो। और लेकिन उसी ड्यूरेशन में जो है, और मैं एक तो बड़ी चिंता थी कि महराज मलिक के लिए चिंता हो सकती है। एक अहम बात कहना चाहता हूं। देखिए, एमएलए कोई आम आदमी नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर में गिने चुने लोग ही एमएलए होते हैं, मतलब ये सैकड़ों में भी नहीं है, कितने 80-90 लोगों में। एक एमएलए एक बहुत बड़ी पावर होती है। वो कोई ना आम आदमी होता है, ना कमजोर होता है, ना गरीब होता है। और फिर एक एमएलए जो एक नेशनल पार्टी,
स्टेट पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी नहीं, एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हो जम्मू कश्मीर का, वो पार्टी जिसकी हुकूमत दिल्ली पे रही हो, जिसकी हुकूमत इस वक्त पंजाब में है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर तरीन रियासतें हैं ये, जिनके पास, जिस पार्टी के पास अरबों रुपए का चंदा पार्टी फंड में, पार्टी के खजाने के बैंक अकाउंट में मौजूद है अभी भी, जिनका केस लड़ने के लिए 50-50 टॉप वकीलों की टीम खड़ी हो जाती है, उसको किसी एंगल से कमजोर या लाचार समझने की कोई बेवकूफी ना करे। एमएलए सबसे ताकतवर शख्स होता है, हा? रियासत में ये गिने चुने होते हैं सबसे ताकतवर शख्स, फिर एक नेशनल पार्टी का सदर, पूरी रियासत का खरबों का चंदा है पार्टी, वकीलों की एक फौज खड़ी है। हमारा था कि भाई गरीब लोगों को बख्शो, हमारा था कहना एलजी साहब को, गरीब लोगों को बख्शो, और कोई चलो ताकतवर एमएलए भी है उसको भी छोड़ दो, अपने इलाके का लड़का है, सभी की सिफारिश की गई। लेकिन अभी डीसी साहब से आप मिले, हाँ, क्या गुफ्तगू हुआ? मैं उसी बारे में बात करना चाहता था, तो आप मुझे कहीं और ही ले गए। तो इन चीजों के जवाब तो मैं दूंगा जरा मौका आने पर, टाइम आने पर। हाँ, तो डीसी साहब से बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, बड़ी लंबी मुलाकात हुई, बड़ा पेशेंटली, बड़े सब्र के साथ उन्होंने सुना हमको। मैंने वहां पे उन मामलों के बारे में उनका अटेंशन उस तरफ लाया जिन मुद्दों से डोडा जिला में, बल्कि खिता चिनाब की बात तो मैं उनसे नहीं कर सकता था, अलबत्ता जिला डोडा के वो डीसी हैं, जिला उनके अंडर है इस वक्त। तो मैंने इस जिले में, और खासकर जो हमारी ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डोडा ईस्ट और वेस्ट, इनके हर ब्लॉक, गांव, कस्बे जो हैं, छोटे छोटे, मतलब डोडा टाउन है, गांव देहात, जितने मुद्दों से लोग अफेक्ट होते हैं, उसके बारे में मैंने उनसे बात की। जैसे कि सड़कें हमारी बनाई हुई बुरे हाल में, कोई मेंटेन नहीं करता उनको, कहीं सड़क टूटी है कोई ठीक नहीं कर रहा, कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं सड़कों पे आज जहां अल्लाह रहम करे कोई बड़ा खतरनाक हादसा होने के चांसेस हैं। तो मैंने कहा इन सबको थोड़ा जल्दी ठीक किया जाए, या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कोई खतरनाक हादसा ना हो, लोगों की जान ना जाए। सड़कों के बाद मैंने कहा जो अब सर्दी का मौसम है, क्या पता है अचानक इन पहाड़ी इलाकों में कब बर्फ कैसी पड़ जाए, रास्ते बंद हो जाए, तो मैंने कहा राशन एक्स्ट्रा लोगों को डंप पहले से ही करके दिया जाए। तीसरी बात जो बड़ी अहम जीएमसी डोडा को लेकर, वो ये कि यहाँ पे कई किस्म की मशीनरी की अभी भी कमी है। अब हमने इसको 2013 में लाके दिया था यहाँ, तब से 12 साल हो गए। बहुत सारी नई आती भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ पे। हाँ, नहीं, अभी वहाँ एमआरआई की मशीन नहीं है। एक एमआरआई कराने के लिए बंदे को गरीब आदमी कहाँ से लाएगा किराया, यहाँ से जम्मू जाएगा, फिर श्रीनगर पहुंचेगा, फिर होटल में रहेगा, ये बड़ा मुश्किल है। हमने मेडिकल कॉलेज लाया इसलिए था कि लोगों को बाहर जाके ये खर्चे ना करना पड़े। स्टाफ की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है जीएमसी में, निज़ाम में कुछ शिकायतें मिलती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। फिर देहात के इलाकों में सर्दी के मौसम में बिजली की कटौती, आप भी समझते हैं, आप भी गांव से आते हैं, क्या तबाही है कि 5 घंटा बिजली जाती है और 2 घंटे के लिए आती है। फिर उस बिजली को करना क्या है, दिन को रहती है रात को जाती है। अरे गांव में बिजली दोपहर से ज्यादा रात को जरूरत है। फिर चलिए कुछ ब्लॉक्स में मुझे पता है कि एम्बुलेंसेस स्टेशनड हैं, गुन्ना ब्लॉक में स्टेशनड है, घाट ब्लॉक में भी कहीं है। मुझे बहुत हजारों लोगों ने पिछले दिनों में पीछे अपने दाली उद्यानपुरा ब्लॉक में गया, तो लोगों ने कहा जी बाकी ब्लॉक्स में तो कहीं मरमत में भी एक एम्बुलेंस है, बट शायद वहां ड्राइवर नहीं है। तो कहीं एम्बुलेंस है वहां ड्राइवर ही नहीं, एम्बुलेंस का फायदा क्या हुआ। दाली ब्लॉक में तो एम्बुलेंस है ही नहीं। तो मैंने
डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ भी करके एक एम्बुलेंस वहां स्टेशन जो रहे इलाके में, ताकि अचानक गांव में कोई हादसा हो जाता है किसी भी, तो जब तक यहाँ डोडा से एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, वहां से यहाँ आती है, तब तक बंदे की जान चली जाती है। तो जब स्टेशन रहेगी गांव में ही किसी सेंट्रल जगह पे एम्बुलेंस और ड्राइवर, कहीं भी ब्लॉक में कुछ होगा किसी गांव में, तो जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पहुंचाया जाएगा। फिर जंगली जानवरों का मसला कितना बड़ा है, आए दिन बेयर अटैक्स हुए, शेर, लेपर्ड्स इतने हैं। अभी पिछले दिनों अभी इस इलाके से मुझे खबर आई कि एक लेपर्ड जो है वो इंसानी बस्ती में घूम रहा था, उसे पकड़ लिया डोडा टाउन में। नो नो नो, एक को तो चलो डोडा टाउन में पकड़ा, डोडा टाउन में ये जो वाइल्ड मंकीज हैं, बंदर, वो तो बड़े बहुत पुराने से हैं, बहुत सालों से। कितना उससे खौफ का माहौल है। बच्चे, बेचारे बच्चों को खतरा है उनकी जान को। लोग धूप नहीं सेक पाते सर्दी में, छत पे चढ़ती हमारी माएं बहनें कैसे चढ़ेंगी, वहां बंदर है खूंखार किस्म के। तो फिर शहर में स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, बच्चों, कई जगह बच्चों पे बड़ों तक पे हमले ये अब कुत्ते करते हैं। मतलब ये तो एक जान को खतरा है। तो ये तो एक इमीडिएट प्रोसेस है कि इसको वाइल्ड लाइफ को कह के, किसी म्यूनिसिपैलिटी, किसी को कह के, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है अब तो कि इनको इन बस्तियों से दूर किया जाए। तो इस तरह मैंने और भी बड़े मसलों पे बात की, वो पूरा बोलते बोलते तो घंटों लग जाएंगे, उतना टाइम शायद। तो आपने रिटर्न में क्या वहां पे? सब कुछ मेरी एक डेढ़ बहुत लंबी बात थी, उन्होंने पेशेंटली सुना, और जो जो उनके हाथ में है, और मुझे भी पता है कि डिप्टी कमिश्नर की पावर्स क्या हैं, जो जो उनके हाथ में है वो करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ चीजें हैं फिर जो सरकार के हाथ में, जो एक डिप्टी कमिश्नर के हाथ में नहीं होती हैं, वो तो सरकार से ही, उन्होंने भी, मैंने उनको कहा आप भी रेकमेंड करो, और हम खुद भी, मैं भी बात करूंगा, हम भी कब बात करेंगे। हम जानते हैं कि उर्फी मजीद वानी कौन है, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उर्फी मजीद वानी अभी है क्या। क्या वो कैंडिडेट हैं, आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, महराज मलिक के सामने खड़े होंगे, या क्या है उर्फी मजीद वानी? क्योंकि उनके फादर साहब को तो सब जानते हैं कि वो मिनिस्टर रहे हैं, एक एमएलए हैं, लेकिन उर्फी मजीद वानी बनना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। बस इतना है कि जो कर पाता हूँ, जो कर सकूंगा आवाम के लिए, उतनी कोशिश करता हूँ। बाकी ना मुझे हीरो बनना है, ना मुझे कुछ बनने का शौक नहीं, ना मैं कोई वो बोलूंगा कि मैं ब्रांड हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, बस इतने। आप लीडर नहीं? नहीं, मैं तो खुद को नहीं मानता कि मैं लीडर हूँ। आपके फादर साहब? हाँ, वो तो बहुत बड़े लीडर रहे हैं और हैं बहुत बड़े। लेकिन आप उनके साथ में अभी, क्योंकि हम देखने को भी नहीं मिलता कि आप उनके साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, आप अलग से ही मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश क्या है ये मायने नहीं रखता है। लीडर तो आजकल हर तीसरा आदमी लीडर बनना चाहता है, उसको शौक है, लोग उसको जिंदाबाद करें, मुझे ऐसे शौक नहीं। लीडर लोग बना देते हैं, जिसको बनाना होता है बना देते हैं, फिर वो, और बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वही होता है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी में, क्योंकि लोग अभी परेशान हैं? लोगों से ये कहूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप ये ना सोचे कि कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, और जब आप चाहें हम आपके साथ खड़े हैं दिन रात इंशाल्लाह। किसी को भी दिक्कत होगी तो उर्फी मजीद वानी इंशाल्लाह नहीं, ये कोई नया नहीं हो रहा है कुछ। मैंने पहले कहा, ये 50 साल से ये जगह ये खुली है। हमारे सब एक बहुत बड़ी जमात है, ये अकेला उर्फी मजीद वानी कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है लोगों द्वारा किसी पर इलेक्शन टाइम पर ही दिखते हैं। वो तो जो हमारे सियासी मुखालिफ होते हैं, सियासी हरीफ, वो ऐसी बातें करते हैं, और वो सियासी हरीफ मेरी तारीफ तो नहीं करेगा कभी। वो करती होने, क्रिटिसिज्म होता रहे, करते रहे, कोई बात। लोग सब हकीकत जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, उर्फी मजीद वानी के साथ बातचीत हुई, आपका क्या कुछ कहना है? काफी लंबी बातचीत हुई, और हमेशा लंबी बातचीत होती भी है। आपका क्या कुछ कहना है? एक नया चेहरा अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन में उतरते हैं, या क्या उतरना चाहिए इनको? क्योंकि ये कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि क्या ये लीडर हैं, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, और किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि
लोग जो हैं वो अपनी राय तो रखते हैं, पहले भी रखी है उन्होंने, आगे भी रखते रहें, ताकि क्लियरेंस तो हो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो एंगल्स है अलग अलग, वो खड़े हों, ताकि पॉलिटिक्स हो यहाँ पर, जिस पॉलिटिक्स से लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ शोर शराबा हो। चलिए, मेरी एक आखिर में गुजारिश है, लोगों के काम होने दो अमन शांति से। अभी इधर ये नए सनसनीखेज कंपटीशन मत शुरू करो। बहुत चलिए, बने रहे टीएलआर न्यूज के साथ में और देखते रहे टीएलआर न्यूज। धन्यवाद। थैंक